एपिसोड 26। इस दृश्य ने वहां उपस्थित सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। लिन जुयान को कुछ होश आ गया था और वह स्वाभाविक रूप से फैंग चेन के मजबूत शरीर को उसे गले लगाते हुए महसूस कर सकती थी। वह गंध जो केवल पुरुषों के लिए थी उसके नथुनों में घुसने लगी, जिससे उसका नाजुक शरीर थोड़ा कांपने लगा और उसका ठंडा चेहरा हल्का लाल हो गया। तुमने क्या हिम्मत की? वह फैंग चेन के आलिंगन से छूटने के लिए अथक प्रयास कर रही थी। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो हिलना मत, फैंग चेन ने गंभीरता से कहा। वास्तव में इस समय उसका चेहरा थोड़ा लाल था। आखिरकार मेंग्याओ के सामने दूसरी महिलाओं को गले लगाना वाकई नर्वस और रोमांचक था। इसके अलावा हालांकि लिन जुयान का पूरा शरीर ठंड से ढका हुआ था, फिर भी वह बर्फ के नर्म और चिकने स्पर्श को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। शरीर की खुशबू जो केवल लिन जुयान की है वह और भी अधिक मादक है। यहाँ तक कि फैंग चेन भी हैरान था, लेकिन सौभाग्य से उसने इसे समझ लिया था। इन दबंग शब्दों को सुनने के बाद लिन जुयान की प्रतिकर्षण की भावना तुरंत गायब हो गई। उसने संघर्ष करना बंद कर दिया और फैंग चेन को उसे पकड़ने दिया। किसी कारण से लगातार संपर्क के माध्यम से फैंग चेन के प्रति प्रतिरोध धीरे धीरे गायब हो गया है। विशेषकर लिन परिवार के साथ जो कुछ हुआ उसके बाद सभी पूर्वाग्रह गायब हो गए और मेरा दिल क्षमा से भर गया। बस इतना ही, मैंने उसके साथ पहले भी ऐसा ही किया था, तो क्या हुआ अगर मैं उसे गले लगाने दूं? उसने मन ही मन सोचा। फैंग चेन ने गंदी हवा की एक सांस छोड़ी, अपने दिमाग को इकट्ठा किया, तलवार दानव के खून की 10 बूंदों को परिष्कृत किया और खुले 17 मध्याह्न रेखाओं के माध्यम से लिन जुयान के विभिन्न एक्यूपॉइंट्स में प्रवेश किया। यह विशाल ऊर्जा शरीर में प्रवेश करती है और तुरंत ही एक बड़ी भूमिका निभाती है। लिन जुयान के शरीर पर जमी बर्फ नंगी आंखों से देखी जा सकने वाली गति से पिघली और पानी में बदल गई और उसके कपड़े भीग गए। दोनों शरीर एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। फैंग चेन ने महसूस किया कि लिन जुयान ने कोई कपड़े नहीं पहने थे और स्पर्श बहुत स्पष्ट और अद्भुत था। विशेषकर छाती पर सुंदरता और सूक्ष्मता की भावना और भी अधिक स्पष्ट है। सौभाग्य से इस समय सभी का ध्यान लिन जुयान पर था और फैंग चेन के बारे में कुछ भी अजीब नहीं देखा। और लिन जुयान को शुरू में ठंड और डर महसूस होने से अब गर्मी और आराम महसूस होने लगा। वह भूल चुकी थी कि उसे यह एहसास हुए कितना समय हो गया था। ऐसा लग रहा था कि समझदार होने के बाद से उसे यह एहसास कभी नहीं हुआ था। लेकिन अब मैं इसे एक आदमी पर महसूस करता हूँ। उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं और एक आंसू गिर पड़ा। सौभाग्यवश उसका पूरा शरीर भीग गया था तथा चेहरा भी। आंसू और पानी एक साथ मिल गए बिना किसी की नजर पड़े। ये धूप की एक पूरी छड़ी तक चला और लिन जुयान के चारों ओर की बर्फ पूरी तरह से दब गई और फिर फैंग चेन ने लिन जुयान को छोड़ दिया। लेकिन जाने देने के बाद लिन जुयान का नाजुक शरीर नर्म पड़ गया और फैंग चेन की बाहों में गिर गया। उसका सिर उसके कंधे पर टिका हुआ था, जिससे फैंग चेन थोड़ा असमंजस में पड़ गया। सौभाग्य से मेंग्याओ और यान कियाओलिन ने लिन जुयान का समर्थन करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और फैंग चेन को मुक्त कर दिया गया। भाई फैंग, जुयान कैसा है? मेंग्याओ ने उत्सुकता से पूछा। फैंग चेन ने स्पष्ट रूप से कहा, हालांकि इसे दबा दिया गया है, लेकिन इसे केवल 1 महीने से अधिक समय तक ही दबाया जा सकता है। इसे पूरी तरह से हल करने के लिए हमें कुछ औषधीय सामग्रियों की आवश्यकता है। किस तरह की औषधीय सामग्री? मेरा तियानदान लिंगलो उन्हें पैदा कर सकता है, तियाना लाओ ने कहा। यान कियाओलिन ने कहा, मेरा वांगसिंग नीलामी घर भी ऐसा कर सकता है। फैंग चेन ने कहा, अन्य सामग्रियां आसानी से मिल जाती हैं, लेकिन एक दवा है जिसे ढूंढना परेशानी भरा और कठिन है। यह क्या है? चमकीले ज्वाला प्रेत फूल, चमकता हुआ लौ प्रेत फूल। सभी लोग चौंक गए क्योंकि उन्होंने पहली बार ऐसा सुना था। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ये फूल सबसे अधिक यांग और शुद्ध है और यह बर्फ मार्ग के मानसिक टूटने का इलाज करने के लिए सबसे अच्छी जड़ी बूटी है। इस चीज का आकार क्या है? तियाना लाओ ने पूछा। अगर इसका कोई आकार होता तो इसे ढूंढना आसान होता। फैंग चेन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। ये दवा आकारहीन और अदृश्य है। इसे पहचानना मुश्किल है और इसे ढूंढना और भी मुश्किल है। जैसे ही ये शब्द निकले सभी निराश हो गए। लेकिन फैंग चेन ने कुछ देर सोचा और कहा, लेकिन अगर मैं इसे देख लूंगा तो मैं इसे कभी नहीं भूलूंगा। मैं इसे खुद ही ढूंढूंगा। भाई फैंग, मेरे पास भी आध्यात्मिक आंखें हैं, मैं आपके साथ चलूंगी, मेंग्याओ ने कहा। फैंग चेन ने अपना सिर हिलाया। आध्यात्मिक आंखें होना पर्याप्त नहीं है।
आपको इस दवा की पूरी समझ होनी चाहिए। मैं इसे खुद करूंगा। आप सीनियर सिस्टर लिन को अपने दादा के पास ले जाएं और उन्हें बिंग शिन को दबाने के लिए कार्रवाई करने दें। मैं जा रहा हूँ, तियाना लाओ ने कहा। हालांकि मैं एक कीमियागर हूँ, लेकिन छोटे दोस्त फैंग की रक्षा करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने यह बात कही, उसके दाव क्षेत्र की दूसरी स्तर की आभा बाहर आ गई। अगर ऐसा है तो इससे भगवान को परेशानी होगी। फैंग चेन ने मना नहीं किया। जब उसने लिन परिवार के भोज में लुओ शियाओशान को देखा, तो उसे दूसरे पक्ष से फिर से उसका पीछा करने से सावधान रहना पड़ा। भाई फैंग, उसने अपने स्टोरेज बैग से घंटी जैसा एक जादुई हथियार निकाला और कहा, इस चीज को ध्वनि संचरण घंटी कहा जाता है, जो लंबी दूरी से 3 बार ध्वनि संचारित कर सकती है। अगर कोई खतरा है तो मुझे इसके साथ बताएं और मैं वहां मजबूत लोगों को ले जाऊंगा। अच्छा, फैंग चेन ने सिर हिलाया और जादुई हथियार ले लिया। लिन जुयान ने फेंग चेन को गहराई से देखा और कृतज्ञतापूर्वक कहा, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज की आपकी दयालुता को कभी नहीं भूलूंगा। फैंग चेन ने कहा, बहन लिन, विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आखिरकार आप मेंग्याओ की सबसे अच्छी दोस्त हैं। स्वाभाविक रूप से मैं बेकार नहीं खड़ा रहूंगा। किसी कारण से लिन जुयान को ये सुनकर थोड़ी निराशा हुई। धन्यवाद, उसने कहा। फैंग चेन ने सिर हिलाया, कागज पर सभी आवश्यक सामग्री लिखी और उन्हें यान कियाओलिन और लिन युआन को सौंपते हुए कहा, ये सामग्री आप दोनों को परेशान करेगी। लिन युआन ने कहा, यह एक छोटा सा प्रयास है, लेकिन यह उल्लेखनीय नहीं है। कुछ लोगों के बीच इस पर चर्चा के बाद फैंग चेन और तियान लाओ पहले चले गए। फैंग चेन के चले जाने के बाद मेंग्याओ ने लिन जुयान से कहा, जुयान, चलो मेंग के घर चलते हैं। लिन जुयान ने अपना सिर हिलाया और कहा, त्यानिल दिव्य संप्रदाय के पास जाओ। मास्टर मेरी स्थिति को बेहतर जानते हैं, इसलिए उनके लिए कार्रवाई करना बेहतर होगा। मेंग्याओ ने इसके बारे में सोचने के बाद भी मना नहीं किया। यह आम तौर पर स्वीकार किया गया था कि टोंगटियन संप्रदाय के गुरु अपने दादा से बहुत बेहतर थे। ठीक है, चलो कबीले में वापस चलते हैं। मेंग्याओ ने सिर हिलाया, लिन युआन और यान कियाओलिन को अलविदा कहा और फिर त्यानिल दिव्य संप्रदाय के लिए रवाना हो गई। लिन युआन और यान कियाओलिन भी आवश्यक सामग्री एकत्र करने गए। आधे दिन में मेंग्याओ संप्रदाय में वापस आ गया और संप्रदाय गुरु के हॉल में आया। टोंगटियन संप्रदाय के गुरु स्वाभाविक रूप से वहां थे और लिन जुयान की स्थिति के बारे में जानने के बाद उन्होंने भौहें सिकोड़ लीं। मेंग्याओ द्वारा पूरी कहानी बताने के बाद उसे उसके घावों को ठीक करने के लिए महल में लाया गया। लगभग एक दिन बाद टोंगटियन मंदिर से बाहर आया। संप्रदाय गुरु, जुयान कैसा है? विस्मयादिबोधक चिन्ह। मेंग्याओ ने घबरा कर पूछा। टोंगटियन ने कहा, अब कोई समस्या नहीं है। मैं 2 दिन में इस पर विश्वास कर लूंगा, लेकिन उसके शरीर की समस्या हल नहीं हो सकती। वह ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने तक जीवित रह सकती है। उसने मेंग्याओ को घूरते हुए पूछा, क्या फैंग चेन वास्तव में उसे बचा सकता है? मेंग्याओ ने भारी स्वर में सिर हिलाया। उन्होंने कहा कि यह किया जा सकता है, इसलिए इसे अवश्य किया जाना चाहिए। टोंगटियन ने मेंग्याओ पर गहरी नजर डाली और शांति से कहा, तुम उस पर विश्वास करती हो, लेकिन वह तुम्हारे लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार है। तुम दोनों भी प्यार में हो। मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा। टोंगटियन ने पूछा, आप कब जाएंगे? मेंग्याओ का नाजुक शरीर थोड़ा कांप उठा। टोंगटियन संप्रदाय मास्टर को पता था कि वह आश्चर्यचकित नहीं थी। 2 महीने से अधिक, उसने उत्तर दिया। 2 महीने, फिर तुम्हें ठीक से अलविदा कहना होगा। एक बार जब तुम चले जाओगे, तो तुम्हें नहीं पता कि तुम उसे फिर कब देख पाओगे, या फिर तुम उसे फिर कभी नहीं देख पाओगे। टोंगटियन ने मजाक किया। नहीं होगा, मेंग्याओ ने दृढ़ता से कहा। मैं ज्यादा समय तक दूर नहीं रहूंगी और जल्द ही आपसे मिलूंगी। शायद टोंगटियन को उन दोनों के मामलों में ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी। उसने कहा, तुम बहुत प्रतिभाशाली हो और तुम्हारी मालकिन भी जानती है कि वह तुम्हारी क्षमता को पूरी तरह से उभार नहीं सकती। इसलिए उसने तुम्हें जाने देने और शांग्यू मेन को घर देने का फैसला किया। मैं आपको सलाह देना चाहूंगा कि आध्यात्मिक साधना के मार्ग पर बहुत अधिक कारण और प्रभाव नहीं होने चाहिए, विशेष रूप से प्रेम, जो एक आपदा है। यदि आप साधना के इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं और इस महाद्वीप के शीर्ष पर पैर रखना चाहते हैं, तो जाने के बाद उसे छोड़ दें। सबसे अच्छा विकल्प। आपकी सलाह के लिए धन्यवाद, संप्रदाय गुरु। मेंग्याओ ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथों को थोड़ा सा मोड़ लिया। टोंगटियन ने उसकी ओर देखा और कहा, तो तुम नहीं सुनोगी? हाँ, मेंग्याओ ने दृढ़ आंखों से सिर हिलाया।
टोंगटियन ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, अभी तो हाँ, लेकिन शायद भविष्य में नहीं। फिर उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हें जुयान को देखने की जरूरत नहीं है। संप्रदाय के बाहर से एक दिलचस्प छोटी लड़की आ रही है। जाओ और देखो, वह तुम्हारे भाई फैंग के लिए यहाँ है। मेंग याओ चौंक गया, लेकिन टोंगटियन गायब हो गया था। ये देखकर वह असहाय होकर ही संप्रदाय में जा सकी। हॉल में टोंगटियन ने लिन जुएयान को देखा, जो बिस्तर पर लेटा हुआ था और ठंड के कारण कांप रहा था। उसके चेहरे पर एक शिकन थी। और लिन जुएयान के अलावा यंग क्विंगजियांग भी वहां था। यान कियाओलिन की देखभाल कर रहा था। टोंगटियन की उदासीन अभिव्यक्ति को देखकर यंग किंगजियांग ने कहा, क्या आप संप्रदाय के नियमों को तोड़ना चाहते हैं? अपने शिष्य का बदला लेना चाहते हैं? टोंगटियन ने कहा, त्यानियू दिव्य संप्रदाय बाहरी मामलों की परवाह नहीं करता है। मैंने ये निर्णय लिया है और मैं स्वाभाविक रूप से इसे नहीं तोड़ूंगा। लेकिन यदि मैं, गुरु, अपने शिष्य की परवाह नहीं करता, तो क्या वह अभी भी गुरु कहलाने के योग्य है? इस समय उनका स्वर अत्यंत ठंडा था। यहाँ आओ। तुरंत ही एक काली छाया प्रकट हुई। मास्टर जी, उसने आदरपूर्वक कहा, जाओ, कुछ करो। मैं लिन परिवार और ये परिवार को धीरे धीरे दिव्य पूर्व क्षेत्र से गायब करना चाहता हूँ। टोंगटियन ने ठंडे स्वर में कहा। हाँ, काली छाया ने ऑर्डर लिया और चली गई। यंग क्विंगजियांग ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर भी चुपचाप लिन जुएयान की देखभाल की। मेंग याओ संप्रदाय के सामने आया और उसे वहां बहुत जीवंतता महसूस हुई। मैंने देखा कि एक युवक और एक वृद्ध व्यक्ति, जो स्पष्टता संप्रदाय से नहीं थे, संप्रदाय के शिष्यों से घिरे हुए थे। उस समय वह लड़की संप्रदाय के एक शिष्य से झगड़ रही थी। लड़की लगभग 16 या 17 साल की थी। उसकी मुस्कान सुंदर थी, चेहरा नाजुक था और रंग गोरा था। वह हरे रंग की ब्रोकेड की चमड़े की जैकेट पहने हुए थी। रंग बहुत चमकीला था, लेकिन उसकी चमक के सामने सबसे चमकदार ब्रोकेड भी फीका लग रहा था। अगर कोई कमी थी तो वो ये कि वो थोड़ी छोटी थी, इसलिए थोड़ी छोटी थी। बूढ़ा आदमी साधारण और अप्रकट दिख रहा था, लेकिन मेंग याओ बूढ़े आदमी के आतंक को महसूस कर सकता था। ये कम से कम ताओ से ऊपर एक महान शक्ति थी। टकराना। इस समय लड़की ने हथेली से जोरदार थप्पड़ मारा और संप्रदाय का अनुयायी सीधे कई फीट दूर जा गिरा, जिससे खून बहने लगा। क्या त्यानियू शेनजोंग के सभी प्रतिभाशाली लोग ऐसे ही हैं? शेनडोंगयू के पहले संप्रदाय के बारे में क्या? निचला डोमेन हमेशा सिर्फ निचला डोमेन ही होता है। लड़की सुंदर लग रही थी, लेकिन उसका मोहक चेरी जैसा मुंह बहुत खतरनाक था। जिसे बाहर कर दिया गया वह झेंग रुओ था, जो स्वर्ग का एक गौरवशाली पुत्र था, जो त्यानियू दिव्य संप्रदाय के आंतरिक शिष्यों में शीर्ष 3 में स्थान रखता था। लेकिन अब वह उस लड़की से हार गया जो केवल 16 या 17 साल की थी। तुम कौन हो? झेंग रुओ ने लड़की को घूर कर देखा। तुम मेरा नाम जानने के लायक नहीं हो। लड़की ने अपनी बाहें छाती पर रखी और झेंग रुओ की ओर देखा। यह उसकी है। अन्य लोग उसे पहचान नहीं सके, लेकिन मेंग याओ ने अपने सामने खड़ी लड़की को पहचान लिया। उसने पहले भी उस लड़की का चित्र देखा था। हो सकता है कि पूर्वी दिव्य क्षेत्र में ज्यादा लोग उसे नहीं जानते हों, लेकिन ऊपरी क्षेत्र में वह बिल्कुल मशहूर थी। उसका नाम झाओ शिमाई था। लुतियान क्षेत्र की पहली प्रतिभा। वो 15 वर्ष की आयु में जनजात क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गई थी। यदि 36 मध्याह्न रेखाएं न खुली होती, तो वह 16 वर्ष की आयु से पहले ही झोयुआन क्षेत्र में प्रवेश कर जाती। और अब उसने कम से कम 31 मेरिडियन खोल दी हैं, जो राक्षसों में एक राक्षस है। मेंग याओ को अपने दिल में झाओ शिमाई के बारे में सारी जानकारी याद आ गई। वह इसलिए चिंतित थी क्योंकि फैंग चेन के 10 विवाह प्रमाण पत्रों में से एक उसके सामने खड़ी लड़की के लिए था। अब और लड़ाई नहीं, वे सब कूड़ा हैं। ऐसा लग रहा था कि झाओ शिमाई ने त्यानियू दिव्य संप्रदाय की प्रतिभा से लड़ने में रुचि खो दी है। जब सबने ये सुना तो वे बोलने की हिम्मत नहीं जुटा सके। झाओ शिमाई की ताकत के साथ उसने शुरुआती झोयुआन क्षेत्र से भी लड़ने की हिम्मत की। वह वास्तव में जनजात क्षेत्र में पहली व्यक्ति थी। झाओ शिमाई ने फिर कहा, अब फैंग चेन को मुझसे मिलने आने दो। जैसे ही यह कहा गया, पूरा दर्शक स्तब्ध रह गया। फैंग चेन, वह गद्दार फैंग चेन। आशा के अनुसार मेंग याओ को आश्चर्य नहीं हुआ। वह आगे बढ़ी और बोली, तुम फैंग चेन को क्यों ढूंढ रहे हो? झाओ शिमाई ने मेंग याओ को देखा और उसके अत्यंत आकर्षक और अद्वितीय चेहरे को देखकर थोड़ा आश्चर्यचकित हुई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि शेनडोंग क्षेत्र में कोई इतना सुंदर व्यक्ति होगा, लेकिन मैं उससे बदतर नहीं हूँ। उसने अपने दिल में गुनगुनाया।
लेकिन जब उसने देखा कि मेंग याओ उससे उम्र में बहुत बड़ा है, तो उसकी आत्मसंतुष्ट निगाहें अचानक जम गईं। हंस, मेरे लिए भी ऐसा दिन आएगा, उसने मन ही मन गुस्से से कहा। इस वजह से वह मेंग याओ के प्रति अच्छा स्वभाव नहीं रखती थी। मैं उसे हराना चाहती हूँ, उस पर कदम रखना चाहती हूँ, उसे दया की भीख मांगने पर मजबूर करना चाहती हूँ और उसे सबके सामने अपमानित करना चाहती हूँ, उसने कहा। मेंग याओ ने यह सुनकर समझ लिया कि दूसरा पक्ष सगाई तोड़ने आया है। गद्दार संप्रदाय से अलग हो गया है और संप्रदाय में नहीं है। किसी ने चिल्लाकर कहा, संप्रदाय से अलग हो गए। झाओ शिमाई अचंभित और थोड़ा अविश्वासी था। सच में? ये सच है। उस आदमी ने एक मुख्य बुजुर्ग को मार डाला और गद्दार संप्रदाय से भाग गया। दूसरों ने भी कहा, तो फिर वह कहाँ है? झाओ शिमाई ने फिर पूछा। मुझे नहीं पता, वह शायद बहुत समय पहले ईश्वर के पूर्वी क्षेत्र से भाग गया है। आखिरकार यहाँ उसके लिए कोई जगह नहीं है, या फिर वह वहीं मर गया। सबने कहा, ऐसा लगता है कि यह कदम बहुत देर से उठाया गया है। झाओ शिमाई बहुत दुखी था, और फैंग चेन यहाँ नहीं थी, वह यहाँ और अधिक समय तक रहने के लिए बहुत आलसी थी। चूंकि वह आदमी यहाँ नहीं है, इसलिए यहाँ रहना बेकार है। किंग लाओ, चलो चलें। हाँ, बूढ़े आदमी ने सिर हिलाया, और फिर वे दोनों रोशनी में बदल गए और चले गए। ये व्यक्ति फैंग चेन को क्यों ढूंढ रहा है? किसे परवाह है? अगर वह इस गद्दार को खत्म करने में हमारी मदद कर सके तो ये सबसे अच्छा होगा। ये सही है, सभी ने कहा, और कई लोगों ने भयावह मुस्कान दिखाई। लेकिन उन्हें यह एहसास नहीं हुआ कि मेंग याओ भी गायब हो गई थी। झाओ शिमाई और किंग लाओ 10 मील दूर भाग रहे थे जब वे अचानक रुक गए और पीछे देखने लगे। क्या कुछ गड़बड़ है? झाओ शिमाई ने उनका पीछा कर रहे व्यक्ति से पूछा, जो मेंग याओ था। मेंग याओ ने सीधे पूछा, क्या आप सगाई तोड़ने के लिए यहाँ आए हैं? झाओ शिमाई चौंका और थोड़ा आश्चर्य से बोला, तुम्हें पता है? मेंग याओ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसे घूरता रहा। हाँ, मुझे अपनी शादी पर पछतावा होने लगा है, झाओ शिमाई ने गर्व से कहा। चाहे वह पहचान हो, स्थिति हो या प्रतिभा, मेरे और उसके बीच बहुत अंतर है। वह मेरे लायक नहीं है, और वह मेरी दुनिया से नहीं है। मेंग याओ ने कहा, क्या तुम्हें इतना यकीन है? ये सही है, झाओ शिमाई ने निश्चय के साथ कहा। मैं इतना अच्छा हूँ, मैं उसे हंस का मांस कैसे खाने दे सकता हूँ? तुम तो उसे जानते भी नहीं हो, तुम्हें समझने की जरूरत नहीं है। अगर तुम इसके लायक नहीं हो तो तुम इसके लायक ही नहीं हो, झाओ शिमाई ने फिर कहा। मेंग याओ ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें इसका पछतावा होगा। झाओ शिमाई ने तिरस्कार से भरी हंसी में कहा, पश्चाताप? इस दुनिया में कोई भी मुझे पछताने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। वह मेंग याओ से बात करना जारी रखने में बहुत आलसी थी, और उसने पलटकर कहा, अगर मैं उसे नहीं ढूंढ पाती तो कोई बात नहीं। मैं सिर्फ मौज मस्ती करने और सगाई तोड़ने के लिए लोअर डोमेन में आई थी। उसके जैसे लोग जो दिखाने की हिम्मत भी नहीं करते, उनके पास लोटियन जाने की क्षमता नहीं है। डोमेन मुझे ढूंढ रहा है। एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति आखिर एक निम्न श्रेणी का व्यक्ति ही होता है। फिर वो और किंग लाओ पुनः प्रकाश में बदल गए और गायब हो गए। मेंग याओ ने शांत भाव और दृढ़ निगाहों से झाओ शिमाई की ओर देखा। तो फिर देखते हैं। एक समय ऐसा भी आया जब फैंग चेन पर उसका भरोसा खुद फैंग चेन से भी ज्यादा था। शायद यह वैसा ही है जैसे सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। फैंग चेन को नहीं पता था कि प्रेमरेन उसके दरवाजे पर आने वाला था। वह और तियानलाओ अपने हाथों में नक्शा लेकर पश्चिम की ओर चल पड़े। फैंग शियाओयू के अनुसार चमकदार ज्वाला प्रेत फूल एक अत्यंत ज्वलंत स्थान पर है। एकमात्र स्थान जहां चमकदार ज्वाला प्रेत फूल पूरे शेनडोंग क्षेत्र में दिखाई दे सकता है, वह है स्काईफायर फ्लेम लैंड। तियान लाओ ने कहा, तियानहुआन भूमि शेनडोंग क्षेत्र के सुदूर पश्चिम में स्थित है। यहाँ का तापमान बहुत अधिक है, ज्वालामुखी है, लावा एक बड़े क्षेत्र को कवर करता है, और पूरे साल आग की बारिश होती है। यह एक खतरनाक जगह है, लेकिन साथ ही वहाँ कई अग्नि प्रकार के राक्षस या अग्नि प्रकार की सामग्रियां भी हैं, इसलिए भले ही यह खतरनाक हो, ये बहुत से लोगों को आकर्षित करता है। लगभग एक दिन के बाद दोनों स्वर्गीय अग्नि ज्वाला पृथ्वी के बाहरी इलाके में पहुंचे, लेकिन उन्हें इसमें घुसने की कोई जल्दी नहीं है। आखिरकार उन्हें इस जगह के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। कम से कम उन्हें अंदर जाने से पहले इसका विस्तृत नक्शा तो लेना ही चाहिए ताकि इसे ढूंढना आसान हो जाए। युवा मित्र फैंग, ये स्थान हमसे कुछ अलग नहीं है। ये जंगल के कानून और ताकतवर लोगों के बारे में अधिक है।
इसे बर्बर कहा जा सकता है। स्वर्गीय अग्नि ज्वाला भूमि के पश्चिम में आगे निचला क्षेत्र है, जो शेंडोंग क्षेत्र से भी नीचे है। यहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा त्यानियु दिव्य संप्रदाय जितनी अच्छी नहीं है। यह अधिक गरीब और उजाड़ भी है, जो यहाँ के लोगों को बर्बर भी बनाता है। क्या आपके पास स्वर्गीय अग्नि ज्वाला पृथ्वी का विस्तृत नक्शा है? जितना अधिक विस्तृत होगा उतना बेहतर होगा, फैंग चेन ने पूछा। तियान लाओ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। स्काई फायर फ्लेमलैंड में लगातार विस्फोट होते रहते हैं और जानकारी हमेशा बदलती रहती है। हालांकि यहाँ बाजार में बिक्री के लिए फ्लेमलैंड के नक्शे हैं, लेकिन मुझे डर है कि वे बहुत विस्तृत नहीं होंगे। विस्तृत नक्शे कुछ शक्तिशाली भाड़े के समूहों के हाथों में हैं। खरीद सकना ये कठिन है और धोखा खाना आसान है, तियाना लाओ ने कहा। फैंग चेन ने एक क्षण सोचा और कहा, भगवान, अभी मेरे पीछे मत आओ। मेरे पास विस्तृत नक्शा पाने का एक तरीका है। ओह, तियान लाओ चौंका, फिर मुस्कुराया। मैं समझ गया। फिर वह चमक उठा और वहां से गायब हो गया। फैंग चेन की विधि वास्तव में बहुत सरल है, अर्थात जयांग जिया मछली पकड़ता है और जो लोग इच्छुक हैं वे चारा ले लेंगे। उसने अपना चारा स्वयं बनाया और विस्तृत मानचित्रों के साथ एक भाड़े के सैनिकों के समूह को पकड़ लिया। फैंग चेन अब और नहीं रुका और फांगशी की ओर बढ़ गया। जब उन्होंने फांगशी में कदम रखा तो उन्होंने तुरंत कई लोगों का ध्यान आकर्षित किया। आमतौर पर लोग यहाँ समूहों में आते हैं। आखिरकार ये पूर्वी दिव्य क्षेत्र में एक अराजक जगह है और हर जगह बदमाशी देखी जा सकती है। जो कोई भी अकेले स्वर्गीय अग्नि ज्वाला पृथ्वी पर आने का साहस करता है, वह या तो अपनी ताकत में पूरी तरह से आश्वस्त है या वह मूर्ख है जिसे केवल आत्मविश्वास है। फैंग चेन केवल 17 या 18 साल का था और उसका चेहरा एक गोरे चेहरे वाले विद्वान जैसा नाजुक था, इसलिए उसे आसानी से विद्वान समझ लिया गया। और बात की स्थिति बाजार में अच्छी नहीं होगी। जैसी कि उम्मीद थी, इससे पहले कि फैंग चेन बाजार में अंदर जाता, 7 या 8 लोग उसके सामने खड़े हो गए। ये सभी लोग 30 या 40 वर्ष की आयु के मजबूत पुरुष थे। सभी क्रूर दिखते थे और उनमें से कई के शरीर पर जख्म के निशान थे जो उन्हें और भी क्रूर बना रहे थे। नेता एक मजबूत आदमी था जिसके चेहरे पर दाढ़ी थी। उसने मजाक में फैंग चेन को देखा और कहा, बेटा, तुम कहाँ से आए हो? फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकोड़ी और ठंडे स्वर में कहा, इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? साहसिक बनो। उसके शब्दों से बगल में बैठा कोई व्यक्ति गुस्से से चिल्लाया, लड़के, क्या तुम जानते हो कि हम कौन हैं? त्यानहु भाड़े का समूह। ये हमारा नेता है, युआन त्यानहु। अगर तुम मरना नहीं चाहते हो तो ईमानदारी से जवाब देना सबसे अच्छा है। यहाँ के आंदोलन ने बहुत से लोगों का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन ज्यादातर लोग फैंग चेन को खुशी से देख रहे थे। केवल कुछ लोगों ने फैंग चेन के लिए खेद महसूस करते हुए अपना सिर थोड़ा हिलाया। जिन लोगों को त्यानहु भाड़े के सैनिकों के समूह ने निशाना बनाया, उनका अंत अच्छा नहीं हुआ। फैंग चेन को यह भी पता था कि दूसरा पक्ष दयालु नहीं है, इसलिए वह विनम्र नहीं था। इससे तुम्हारा क्या लेना देना है? आप। वह आदमी बहुत गुस्से में था। इस बाजार में किसी की हिम्मत नहीं थी कि उससे इस तरह बात कर सके। लड़के, तुम सच में मौत शब्द लिखना नहीं जानते। युआन त्यानहु की आंखें ठंडी थीं और उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। इस बाजार में उसे कभी किसी ने ऐसा मुंह नहीं दिखाया था। बॉस, उसे सबक सिखाओ। उसे बताओ कि हमारा त्यानहु भाड़े का समूह कितना शक्तिशाली है। उसे मार डालो। बाकी लोग चिल्लाते हुए धीरे धीरे फैंग चेन के पास पहुंचे। बाजार में बड़ी लड़ाई होने वाली थी। युआन त्यानहु, तुम क्या करना चाहते हो? इसी समय डांट की आवाज सुनाई दी। एक तरफ से 7-8 लोग भी निकले और वे सभी खूंखार दिख रहे थे। केवल नेता के पास ही गरिमा में विशेषताएं और विस्मयकारी न्याय था। युआन त्यानहु, तुम फिर से बाहरी लोगों को धमकाओगे? वह चिल्लाया। युआन त्यानहु ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी। झेंगजियो, इस मामले का आपसे कोई लेना देना नहीं है। झेंगजियो ने ठंडी सांस ली और कहा, कुछ नहीं करना है। ये तुम्हारी वजह से है कि हमारा बाजार इतना अव्यवस्थित हो गया है। मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं आज इस मामले का ध्यान रखूंगा। जैसे ही उसने यह बात कही, उसका जन्मजात 8वां स्तर का दबाव फूट पड़ा। युआन त्यानहु का चेहरा बदसूरत था, क्योंकि उसकी साधना जन्मजात 6ठे स्तर पर थी और वह झेंगजियो का मुकाबला नहीं कर सकता था। वह केवल इतना ही कह सका, तुम मेरा इंतजार करो। फिर उसने फैंग चेन से कहा, लड़के, मुझे अकेले मत देखना। चलो चलें। वह अपने लोगों के साथ चला गया। झेंगजियो ने फैंग चेन को देखा और पूछा, मेरे दोस्त, तुम अकेले हो? फैंग चेन ने उसकी ओर देखा, सिर झुकाया और कहा,
मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं अनुभव करने के लिए अकेले ही बाहर आया था। आपके कपड़ों को देखकर लगता है कि आप भी एक अमीर लड़के हैं। आप अकेले क्यों हैं? झेंग जियो ने पूछा। फैंग चेन ने अपने मालिक की पत्नी कियू मेई द्वारा बुने हुए कपड़े पहने हुए थे और उनकी बुनाई का हुनर बेहतरीन था। उन्होंने सबसे अच्छी सामग्री का चयन किया और उन्हें विशेष रूप से फैंग चेन के लिए बुना। इसलिए जब फैंग चेन उन्हें पहनता था तो वह एक अमीर लड़के की तरह दिखता था। यही वजह थी कि उसे निशाना बनाया गया। फैंग चेन ने जवाब दिया, मैं परिवार में एकांत में रहा हूं और मैं प्रशिक्षण के लिए बाहर जाने की योजना नहीं बना रहा हूं। अकेले प्रशिक्षण के लिए बाहर जाना बहुत खतरनाक है, खासकर जब से त्यानहो यांडी में कई शक्तिशाली राक्षस हैं और यानफिग और अन्य भी हैं। यदि आप त्यानहो यांडी को नहीं जानते हैं तो प्रवेश करना बेहद खतरनाक होगा। झेंग जियो ने सलाह दी। मुझे क्या करना चाहिए? फैंग चेन ने घबराने का नाटक किया। ऐसा हुआ कि हम त्यानहो यांडी जा रहे हैं। अगर तुम तैयार हो तो तुम हमारे साथ जा सकते हो। झेंग जियो ने मुस्कुराते हुए कहा। तो भाई झेंग त्यानहो यांडी के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। बिल्कुल, उस स्थिति में भाई झेंग के पास खतरनाक जगह का विस्तृत नक्शा होना चाहिए, है ना? इस बारे में बोलते हुए झेंग जियो बहुत गर्वित था। ये सही है, मैं आपको बताता हूँ, मेरे हाथ में जो नक्शा है वो 10 साल की खोज के बाद प्राप्त हुआ था और बाजार में मौजूद नक्शे निश्चित रूप से मेरे नक्शे जितने विस्तृत नहीं हैं। ऐसी स्थिति में मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। फैंग चेन ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। इंतजार। जैसे ही फैंग चेन झेंग जियो के साथ जाने वाला था, एक डरपोक आवाज ने अचानक उसे बुलाया। फैंग चेन दंग रह गया और उसने अपना सिर घुमाकर देखा, लेकिन उसने भीड़ में एक 14-15 साल की खूबसूरत लड़की को कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोलते देखा। लेकिन जैसे ही वह बोलने वाला था, उसके बगल में एक मध्यम आयु वर्ग के मजबूत आदमी ने उसे घेर लिया। मजबूत आदमी थोड़ा घबरा गया और जल्दी से बोला, माफ करना, मेरी बेटी अज्ञानी है, अलविदा अलविदा। इसके बाद वह लड़की को उठाकर एक तरफ चला गया। झेंग जियो के चेहरे पर ठंडक की झलक दिखी, लेकिन वह जल्दी ही संभल गया। वह फैंग चेन की ओर मुस्कुराया और कहा, छोटे दोस्त, चलो चलें। ठीक है। फैंग चेन मुस्कुराया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसे इसकी कोई परवाह नहीं थी और वह उनके पीछे वांजियान वन में चला गया। और जब वे चले गए, लड़की ने अपने पिता का हाथ तोड़ दिया और कहा, पिताजी, एक बार अंदर जाने के बाद वह वापस नहीं आएगा। क्या आपने मुझे यह नहीं बताया था? अधेड़ उम्र का आदमी थोड़ा असहाय होकर बोला, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। क्यों? वह ऐसा ही करने वाला है, मैं उसे रोक सकता हूँ। लड़की की आंखें मासूमियत और उलझन से भरी थीं। अधेड़ उम्र का आदमी एक क्षण के लिए चुप रहा और बोला, रो, मैं तुम्हें अंदर ले जाऊंगा और तुम समझ जाओगे। अतीत में उसने सोचा था कि रुआ की रक्षा करना और उसे बड़ा होने देना पर्याप्त था, लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि इस तरह से लाड़ प्यार करने से रुआ को केवल दुख ही होगा। आखिरकार वे चाकू की धार पर रह रहे थे। बहुत अधिक सरल और दयालु होना अच्छी बात नहीं, बल्कि बुरी बात है। ओह! रुआ ने आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया और फिर वे भी उस दिशा में चले गए जहां फैंग चेन गायब हो गया था। फैंग चेन और झेंग जियो के बाद त्यानहो यांडी में प्रवेश किया। उन्होंने पूछा, भाई झेंग, त्यानहो यांडी में कौन सा ज्वालामुखी सबसे पुराना है? ओह, ऐसा लगता है कि आप प्रशिक्षण के लिए इन बड़े ज्वालामुखियों पर जाने की योजना बना रहे हैं। झेंग जियो ने कहा, अगर हम सबसे पुराने ज्वालामुखी की बात करें तो वह वान्यान ज्वालामुखी होना चाहिए। ये पर्वत तब से अस्तित्व में है जब से रिकॉर्ड बनाए गए थे। यह अफवाह है कि यह प्राकाल में अस्तित्व में था। अनुमान है कि यह अरबों साल पुराना है। वान्यान ज्वालामुखी। फैंग चेन ने सिर हिलाया। ये वही था, लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम मत जाओ। क्यों? वान्यान ज्वालामुखी न केवल अपने भूभाग में खतरनाक है, बल्कि इसमें कई स्तर 5 और 6 राक्षस भी हैं। यह ऐसी चीज नहीं है जिसे हम भड़का सकें। झेंग जियो ने सलाह दी। मैं समझ गया। फैंग चेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने पहले ही अपना लक्ष्य वहां निर्धारित कर लिया था, क्योंकि यही वह स्थान था जहां ग्लेज्ड फ्लेम इल्यूजन फ्लावर के प्रकट होने की सबसे अधिक संभावना थी। इसके बाद दोनों में सामान्य बातचीत हुई। कभी कभी झेंग जियो को फैंग चेन के पारिवारिक मामलों की भी चिंता होती थी और फैंग चेन उसे बेवकूफ बनाने के लिए कोई न कोई बहाना बना लेता था। जब वे लावा नदी के पास पहुंचे तो झेंग जियो ने चारों ओर देखा और कहा, यह सुरक्षित है, चलो थोड़ी देर यहाँ आराम करते हैं। फैंग चेन ने चारों ओर देखा और धीरे से सिर हिलाया। खैर, ये जगह शांत है। ये वास्तव में हत्या और लूट के लिए एक अच्छी जगह है।
झेंगजियो दंग रह गया और आश्चर्य से फैंग चेन को देखने लगा। तुम क्या बात कर रहे हो, छोटे दोस्त? फैंग चेन थोड़ा मुस्कुराया। भाई चेन, क्या आप अभी भी नाटक जारी रखना चाहते हैं? जैसे ही ये शब्द निकले, झेंगजियो के सीधे चेहरे पर उदासी छा गई। वह ठंडी मुस्कान के साथ बोले, चूंकि तुमने अनुमान लगा लिया है, इसलिए अब नाटक जारी रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, बाहर आ जाओ। कुछ ही देर बाद पहाड़ के पीछे से कई लोग निकले। वे युआन तियानहु और अन्य तियानहु भाड़े के सैनिक थे। युआन तियानहु ने मजाकिया लहजे में फैंग चेन की ओर देखा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम, एक अमीर परिवार से आने वाले मूर्ख, इतने सतर्क हो कि तुम इसे देख पा रहे हो। झेंगजियो ने कहा, आपकी अभिनय क्षमता इतनी खराब है कि आपको बेनकाब कर दिया गया। बकवास, ये शिमू की बेटी की वजह से होगा। जब मैं वापस जाऊंगा तो मैं उस लड़की को जरूर पकड़ लूंगा और फिर हे। उसने एक कामुक मुस्कान दिखाए। वे नहीं जानते थे कि इस समय अंधेरे में छिपे हुए लोगों का एक समूह भी था और वे शिमू और अन्य लोग थे। जब फैंग चेन को तियानहु यांदी में ले जाया गया तो वे भी दूर से चुपचाप उसका पीछा करते रहे और उसे खोज नहीं पाए। और रॉय, जो शिमू के पास छिपी थी, ये सुनकर डर से कांप उठी। अंततः उसे समझ में आ गया कि उसके पिता उसे उस समय क्यों रोकना चाहते थे। शिमू को थोड़ा दुख हुआ जब उसने रुआ की घबराई हुई शक्ल देखी। हालांकि इसका रुआ पर बहुत असर पड़ता, लेकिन यह उसके बड़े होने का सबसे तेज तरीका भी था। पिताजी, क्या हमें उसे बचाना चाहिए? हालांकि वह डरी हुई थी, लेकिन जब उसने देखा कि फैंग चेन को घेर लिया गया है तो वह पूछे बिना नहीं रह सकी। शिमयू ने कहा, पहले स्थिति देख लें। वह यहाँ फैंग चेन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि रुआ को दुनिया के खतरों से अवगत कराने के लिए आया था। बेटा, मुझे बताओ कि तुम्हारा परिवार कहाँ है? अगर तुम्हारा परिवार तुम्हें बचाने के लिए 1,00,000 स्पिरिट स्टोन निकालने को तैयार है, तो तुम अभी भी बच सकते हो। झेंगजियो ने कहा, अगर मैं ऐसा न करूं तो क्या होगा? फैंग चेन ने शांति से कहा, तो फिर तुम मर जाओगे। उन्होंने फैंग चेन को चारों ओर से घेर लिया और उसे भागने का कोई मौका नहीं दिया। जब फैंग चेन ने ये देखा तो डरने की बजाय उसके मुंह के कोने थोड़े ऊपर उठ गए। तो बहुत बढ़िया। जब सबने देखा कि फैंग चेन डरा नहीं है और हंस रहा है, तो सबने सोचा कि वह पागल हो गया है। युआन तियानहु ने कहा, ये बच्चा बहुत ज्यादा डरा हुआ नहीं हो सकता। वह मौत से भी ज्यादा डरा हुआ है। चाहे उसके साथ कुछ भी हो, पहले उसे पकड़ो और उसकी खेती को नष्ट करो। झेंगजियो ने क्रूरता से कहा। हाँ। बाकी लोगों ने सिर हिलाया और तुरंत फैंग चेन की ओर दौड़ पड़े। इस समय फैंग चेन की आंखें लाल हो गई थीं। एक राक्षसी शैतानी ऊर्जा भड़क उठी। उसी समय दानव भक्षी तलवार हाथ में है। आकृति चमकती है। फिर उसने कई तलवारें काट दी। झेंगजियो और युआन तियानलोंग को छोड़कर उपस्थित 15 लोगों में से केवल 7 ही जियानटियन क्षेत्र में थे और वे केवल 1 या 2 स्तर पर थे। ताकत का यह स्तर फैंग चेन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पहले से ही 9वें स्तर को मार सकता है। जिस क्षण फैंग चेन की राक्षसी ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जियानटियन क्षेत्र के बाहर के सभी लोगों को छोड़कर वे तुरंत अपनी जगह पर जम गए। राक्षसी ऊर्जा ने उन्हें अंदर से भय का एहसास कराया, जिससे वे हिलने डुलने में असमर्थ हो गए। टकराना। फैंग चेन ने अपनी तलवारों पर कई वार किए और शियाटियन क्षेत्र के नीचे के सभी भिक्षुओं को मार डाला। दूसरे स्तर का भिक्षु फैंग चेन, जो बहुत करीब आ गया था, बिल्कुल भी विनम्र नहीं था। भयंकर जादुई तलवार तकनीक विस्फोट। भले ही प्रतिद्वंद्वी ने अपनी पूरी ताकत से उस पर वार किया, फिर भी फैंग चेन ने उसे आसानी से मार डाला। तीसरा स्तर जनजात क्षेत्र। ये कैसे संभव है? दोनों नायक बड़ी बड़ी आंखों से घूर रहे थे। उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। फैंग चेन, जो इतना युवा है, अगर वह अर्जित क्षेत्र तक पहुंच पाता तो उसे राक्षस माना जाता, लेकिन वह पहले ही जनजात क्षेत्र के तीसरे स्तर तक पहुंच चुका है। तो क्या हुआ अगर ये तीसरे स्तर का जनजात है? मैं 7वें स्तर का जनजात हूँ। झेंगजियो ने दहाड़ते हुए कहा, एक साथ आओ, उसे मार डालो। ठीक है। युआन तियानहु को भी समझ में आ गया कि वह अब फैंग चेन को कम नहीं आंक सकता और आगे बढ़ गया। उसी समय जियानटियन क्षेत्र के बाकी भिक्षु भी सभी दिशाओं से फैंग चेन की ओर आ रहे थे। फैंग चेन शांत दिख रहा था, लेकिन उसके चारों ओर राक्षसी ऊर्जा और भी अधिक उबल रही थी। उसकी आंखें लाल हैं, उसका शरीर जादुई आकृतियों से ढका हुआ है और वह अपनी तलवार का उपयोग करके राक्षस में बदल जाता है। उसी समय तलवार और राक्षस शब्द प्रकट हुए। इस समय फैंग चेन की ताकत अचानक बढ़ गई। मारना। जैसे ही मारना शब्द मुंह से निकलता है,
तलवार सैकड़ों वार के साथ बाहर आ जाती है। जहां वे प्रारंभिक अवस्था के जन्मजात भिक्षु प्रतिरोध कर सकते थे, उन्हें एक पल में टुकड़ों में काट दिया गया। यहाँ तक कि झेंगजियो और युआन तियानहु भी हालांकि मरे नहीं थे, लेकिन फैंग चेन के अचानक हमले से घायल हो गए। एक पल में चारों ओर खून की नदियां बह निकलीं, लेकिन फैंग चेन, जो अभी तक सरल और विनम्र दिख रहा था, एक राक्षस की तरह उदासीन रूप से खड़ा था और ब्लेड पर खून टपक रहा था। झेंगजियो और झेंगजियो की नज़र में वह व्यक्ति इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है। दाओवन, और वहां 2 दाओवन हैं। अंततः उन्हें एहसास हुआ कि इस बार वे दीवार से टकरा गए थे। आप कौन हैं? दोनों ने भय से फैंग चेन को देखा। फैंग चेन ने उनकी ओर उदासीनता से देखा। आपको जानने की जरूरत नहीं है। झेंगजियो को पता था कि फैंग चेन उन्हें आसानी से जाने नहीं देगा। वह चिल्लाया, चलो अपनी पूरी ताकत से हमला करें, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। अच्छा, युआन तियानहु भी यह बात समझ गया और गुस्से से दहाड़ने लगा। उसके चारों ओर की आभा फट गई और उसने अपनी जादुई बाघ के आकार की मुट्ठी खोली और फैंग चेन की ओर दौड़ा। झेंगजियो ने अपने हाथों से एक मुहर बनाई, मानो कोई जादुई शक्ति फूटने वाली हो। लेकिन अचानक उसका स्टोरेज बैग चमक उठा और उसके हाथ में एक भागने का ताबीज दिखाई दिया और उसने उसे सीधे सक्रिय कर दिया। पीछे की ओर भागो। वह युआन तियानहु को चारे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था ताकि उसे भागने का मौका मिल सके। झेंगजियो, तुम कमीने हो। युआन तियानहु एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गया और फिर जब उसे एहसास हुआ कि वह क्या कर रहा है तो उसने कोसा। लेकिन अब तीर डोरी पर है और उसे चलाया जाना चाहिए। वह केवल अपने दांत पीसकर और फैंग चेन की ओर दहाड़ते हुए अपनी चोटों के बदले में फैंग चेन को मारने का इरादा कर सकता था। लेकिन पूर्ण शक्ति के सामने सभी रणनीतियां बेकार हैं। टक्कर के समय युआन तियानहु के हाथों की नसें सीधे कट गईं। लेकिन फैंग चेन की तलवार फिर भी कट गई। उसी स्तर पर वह एक भी कदम का विरोध नहीं कर सका। ये कैसे संभव है? तुम इतने मजबूत कैसे हो सकते हो? उसकी आंखें भय और पश्चाताप से बड़ी हो गई थीं। फैंग चेन ने बकवास नहीं की और उसे एक तलवार से मार डाला। निष्पादन के समय फैंग चेन ने झेंगजियो को तेजी से देखा, जो 100 फीट दूर भाग गया था, और आत्मा स्वर्ग राक्षसी आंखें तुरंत खुल गईं। आह! कुछ दूरी पर झेंगजियो को अचानक अपने सिर में चुभन वाला दर्द महसूस हुआ और उसका भागने का प्रयास बलपूर्वक बाधित हो गया और विफल हो गया। इससे पहले कि वह डंक से उबर पाता, एक भाला उसकी छाती में घुस गया। ये तत्काल भाला है। मज्जा सफाई क्षेत्र को तोड़ने के बाद फैंग चेन की शक्ति एक भयानक स्तर पर पहुंच गई। इस शॉट ने ध्वनि अवरोध को सीधे तोड़ दिया और लगभग पलक झपकते ही दाहिने कोने पर जाकर लगा। नहीं, झेंगजियो अफसोस और निराशा से भर गया और अंततः धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। इस समय चारों ओर सन्नाटा छा गया। शिम्यू, रू और दूर खड़े अन्य लोग सभी स्तब्ध रह गए। 2 दाओ वेन, जन्मजात ट्रिपल लेवल के साथ 8वें स्तर को मारना एक मुर्गी को मारने जितना आसान है। मेरे सामने खड़ा तथाकथित श्वेत चेहरे वाला विद्वान सचमुच एक हत्यारा पागल है। हत्या से लेकर अंत तक केवल 3 सांसें लगी। फैंग चेन की ताकत हर किसी की कल्पना से परे थी। रॉय ने अपनी आंखें झपकाईं। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसका बड़ा भाई, जो उसके जितना ही कमजोर दिख रहा था, इतना मजबूत हो सकता है। चल दर शिम्यू को एहसास हुआ कि अगर फैंग चेन को पता चल गया तो उन्हें यहीं रहना पड़ सकता है। लेकिन जैसे ही वह मुड़ा, फैंग चेन की ठंडी आवाज सुनाई दी, दोस्तों, आप कहाँ जाना चाहते हैं? ये शब्द शैतान की फुसफुसाहट की तरह थे, जिससे शिम्यू का दिल कांप उठा और उसकी रीढ़ थरथराने लगी। उसने भागने का कोई इरादा नहीं किया, क्योंकि झेंगजियो की मौत अभी भी उसके दिमाग में थी। दांत पीसते हुए वह केवल पीछे मुड़ सका, लेकिन उन्होंने देखा कि फैंग चेन पहले से ही उनसे कई फीट दूर था और वह इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा था कि उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। वह समझ गया कि अगर इस समय फैंग चेन के मन में हत्या का इरादा है तो उन्हें मारना आसान होगा। ये छोटा भाई, शिम्यू को ठंडा पसीना आ गया और उसने जल्दी से अपने हाथों को कपड़े की तरह मोड़ लिया। मुझे याद है, तुम भी उनके साथ आए थे। क्या तुम मुझे भी मारना चाहते हो? फैंग चेन ने ठंडे स्वर में कहा। नहीं, छोटे भाई, मैंने गलत समझा। मैं तुम्हें मारने नहीं, बल्कि बचाने आया हूँ। शिम्यू ने जल्दी से कहा। मेरी सहायता करो, फैंग चेन ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम पर विश्वास करूंगा? हम सचमुच तुम्हें बचाने के लिए यहाँ हैं। इस समय रुआ खड़ा हुआ। रुए, शिम्यू का दिल दहल गया और उसने जल्दी से रुआ को वापस खींच लिया।
फैंग चेन ने रुआ को देखा और स्वाभाविक रूप से उसे वह लड़की याद आ गई जो उसे याद दिलाना चाहती थी कि झेंग जियो और अन्य लोगों के साथ कुछ गड़बड़ है। जब उसने उसे देखा तो फैंग चेन समझ गया कि दूसरे पक्ष का कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन उसके इरादे कभी अच्छे नहीं होंगे। मुझे डर है कि मैं अपने सामने खड़ी इस साधारण लड़की को सबक सिखाने के लिए खुद का इस्तेमाल कर रहा हूँ। उसने शिम्यू को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा, यदि तुम अपना हाथ काट दोगे तो बच सकते हो। वह एक दयालु व्यक्ति नहीं है। चूंकि वह अपनी जान से दूसरों को सबक सिखाना चाहता है, इसलिए उसे भारी कीमत चुकाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यदि वह लड़की उसे अपनी दयालुता व्यक्त करने के लिए याद दिलाना नहीं चाहती होती तो उसे एक हाथ की भी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। जब शिम्यू ने ये सुना तो वह बहुत खुश हुआ। धन्यवाद साथी ताओवादी। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने चाकू से अपना बायां हाथ काट दिया। पिता रुआ ने जब ये देखा तो वो तुरंत रो पड़ी। क्यों? जाहिर है हमारा कोई बुरा इरादा नहीं है। उसने फैंग चेन को नाराजगी से देखा। रुआ, अपने जीवन को अपने हाथ से बदल दो। ये साथी ताओवादी भिक्षुओं की ओर से दया का एक महान कार्य है। अभिमानी मत बनो, शिम्यू ने कहा। फैंग चेन ने कुछ और नहीं कहा। झेंगजियो और अन्य लोगों की स्टोरेज बैग ले लिए और सीधे चले गए। पिताजी, क्या आप ठीक हैं? रुआ की आंखों से आंसू बह निकले। वह अफसोस से भर गया। उसे अपने पिता से फैंग चेन को बचाने के लिए नहीं कहना चाहिए था। वह एक शैतान था। शिम्यू ने रुआ के आंसू पोंछे और कहा, रुआ, ये दुनिया कमजोर और मजबूत लोगों के बारे में है, खास तौर पर हमारे काम के मामले में। मजबूत लोग तुम्हें बिना किसी कारण के मार देंगे, क्या तुम समझती हो? हाँ, रुआ के चेहरे पर आंसू छलक आए। पिताजी, मैं समझती हूँ। फैंग चेन को एक सुरक्षित स्थान मिल गया और त्यानलाओ फिर से प्रकट हुआ। मैं वास्तव में फैंग शियाओयू की ताकत की प्रशंसा करता हूँ। त्यानलाओ के चेहरे पर एक जटिल भाव था। फैंग चेन न केवल कीमिया के रास्ते में एक राक्षस था, वह साधना के रास्ते में भी बेहद अप्राकृतिक था। सैकड़ों वर्षों में ये पहली बार था जब उसका सामना ऐसे राक्षस से हुआ था। यदि त्यानयू दिव्य संप्रदाय को पता चल जाता कि फैंग चेन की असली प्रतिभा कितनी अविश्वसनीय थी, तो क्या उन्हें इसका बहुत अफसोस होता। फैंग चेन ने विनम्रतापूर्वक कहा, यह महज एक संयोग है। फिर उसने उन 10 लोगों के बैगों की तलाशी लेनी शुरू की। उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ये लोग अपने कपड़ों में तो साधारण दिखते थे, लेकिन उनके पास ढेर सारा खजाना था। अकेले आध्यात्मिक पत्थरों की कुल संख्या 150,000 से अधिक है। इसके अलावा वहां 10 से अधिक स्तर 3 राक्षस गोलियां थीं, जो एक साथ बेची जा रही थीं, लेकिन फैंग चेन को बेहतर सौदा मिला। जहां तक कौशल और गोलियों की बात है, फैंग चेन ने उन पर ध्यान भी नहीं दिया। वे सभी निम्न स्तर की वस्तुएं थीं और उनका कोई मूल्य नहीं था। उसने सभी आत्मिक पत्थरों को हटा दिया और सभी राक्षसी गोलियों को स्वर्ण अंडे को अवशोषित करने के लिए दे दिया। और फिर वह उस चीज की खोज में लग जाता है जिसे वह सबसे अधिक चाहता है। यह पाया। फैंग चेन के हाथ में रोशनी चमकी और उसके हाथ में एक बड़ा नक्शा दिखाई दिया। यह मानचित्र वास्तव में स्वर्गीय अग्निज्वाला पृथ्वी का विस्तृत मानचित्र है। उसने इसे खोला और देखा कि झेंग जियो ने उसे धोखा नहीं दिया। मानचित्र परिचय बहुत विस्तृत था। यहाँ तक कि जहाँ उच्च स्तरीय राक्षसों का क्षेत्र है, वहाँ भी उनकी आदतें स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती हैं। त्यानलाओ ने आह भरते हुए कहा, मुझे डर है कि बाहर से इतना विस्तृत नक्शा खरीदना असंभव है। फैंग चेन ने सिर हिलाया और फिर उसकी नज़र वान्यान पर्वत पर पड़ी। ये ज्वालामुखी, जो अज्ञात समय से अस्तित्व में था, अत्यंत विशाल था तथा इसकी अग्नि अत्यंत प्रचंड थी। इस ज्वालामुखी में रहने वाले राक्षसी जानवर स्वाभाविक रूप से बेहद शक्तिशाली हैं। ये दर्ज किया गया है कि 10 से अधिक स्तर 5 राक्षसी जानवर, 5 स्तर 6 राक्षसी जानवर और यहाँ तक कि एक स्तर 7 राक्षसी जानवर भी गड्ढे में स्थित है। दोनों हौंफने लगे। 7वें स्तर के राक्षस मास्टर स्तर के राक्षसों से भी अधिक शक्तिशाली हैं। यदि वे 10 लोगों की मृत्यु का सामना करते हैं तो कोई जीवन नहीं होगा। हालांकि फैंग चेन ने हार नहीं मानी और ध्यान से निरीक्षण किया। उन्होंने कहा, इस बात की बहुत अधिक संभावना है कि चमकदार ज्वाला वाला काल्पनिक फूल ज्वालामुखीय मैग्मा के बगल में होगा। हालांकि यह 7वें स्तर का राक्षस मैग्मा के अधिकांश भाग को कवर करता है। अगर हम गहरे भूमिगत जाते हैं और उन जगहों पर खोज करते हैं जहां इसका पता नहीं लगाया जा सकता है, तो हमारे पास इसे खोजने का मौका हो सकता है। बेशक, अगर हमें कोई खतरा महसूस होता है, तो हम तुरंत हार मान लेंगे और मास्टर मेन को व्यक्तिगत रूप से आने देंगे। हालांकि
उसने धीरे से आह भरी, ग्रैंड मास्टर और नीचे चींटियां हैं। हो सकता है कि अगर हम करीब आ जाएं तो दूसरी पार्टी को कोई परवाह न हो, लेकिन अगर मेंग परिवार का नेता वास्तव में आता है तो यह निश्चित रूप से एक बड़ी लड़ाई होगी। तब तक ये बहुत संभावना है कि ग्लेज्ड फ्लेम फैंटेसी फ्लावर नष्ट हो जाएगा। नष्ट हो गया। तियानालाओ इस तरह हार नहीं मानना चाहता था, वह देखना चाहता था कि चमकदार प्रेत फूल कैसा दिखता है। उन्होंने कहा, चलो हम इसे स्वयं आजमाते हैं। जब तक ये बिल्कुल आवश्यक न हो, हमें मेंग परिवार के नेता से व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने के लिए कहने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम 7वें स्तर के राक्षसों से बच सकते हैं, मैं निश्चित रूप से शेष 6ठे स्तर के राक्षसों से बच सकता हूँ। अच्छा, ये देखकर कि तियानालाओ का पीछे मुड़ने का कोई इरादा नहीं था, फैंग चेन स्वाभाविक रूप से डर नहीं रहा था। मार्ग पर चर्चा करने के बाद वे रवाना होने की तैयारी करने लगे। फैंग चेन ने संदेह महसूस करते हुए रुक गया। फैंग शियाओयू, क्या आपके पास कोई और सवाल है? तियानलाओ ने पूछा। फैंग चेन ने शून्य में देखा और पूछा, भगवान, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ कि कोई आपका पीछा कर रहा था? तियानलाओ स्तब्ध रह गया। उसकी चेतना पूरी तरह सक्रिय हो गई थी, लेकिन उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। नहीं, उसने कहा। फैंग चेन ने थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। किसी कारण से उसके तलवार दानव शरीर में एक सूक्ष्म अजीब सी अनुभूति हुई, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह असहज भावना कहाँ से आती है। उसने सोचा कि लुओ जियाओशान गुप्त रूप से उसका पीछा कर रहा था, लेकिन चूंकि वह ताओवादी क्षेत्र में था, इसलिए उसे इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होना चाहिए था। शायद मैं गलत महसूस कर रहा हूँ, वह केवल इतना ही कह सका। आखिरकार, ये भावना बहुत सूक्ष्म है। शायद ये 10,000 ज्वालामुखी में प्रवेश करने की तैयारी के कारण होती है। इसलिए वे दोनों वान्यान ज्वालामुखी की ओर चल पड़े, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनकी हर हरकत उनकी नज़र में है। उनमें से एक ऐसी शख्सियत थी जिससे फैंग चेन बहुत परिचित थी, वह थी मास्टर कियुमेई। उसके बगल में एक और महिला है जिसकी शक्ल कुछ हद तक कियुमेई जैसी है। उसकी आंखें गहरी और जीवंत हैं, उसकी भौहें कटी हुई हैं और उसकी नाक नुकीली है, और उसके गालों पर हल्के नाशपाती के आकार के गड्ढे हैं, लेकिन उसकी आंखों में समुद्र के पानी का हल्का नीलापन है, और उसका रंग बिल्कुल साफ और सुंदरता में अद्वितीय है। और उस महिला का अजीब सफ़ेद ज़ैद हाथ, जो उस समय एक लाश को पकड़े हुए था, वह लुओ जियाओशान निकला। महिला ने कियुमेई से कहा, बहन, मेरी परेशानी हल हो गई है। हमें अब आपके पीछे आने की जरूरत नहीं है। अब वापस जाने का समय हो गया है। कियुमेई अभी भी पहले की तरह ही सौम्य थी, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति इस समय थोड़ी जटिल थी। वह दूर जा रहे फैंग चेन को देख रही थी। मियाँ, मैं दशकों से परिवार से दूर रही हूँ, क्या तुम मुझे मृत नहीं मान सकते? कियुमेई ने कहा, मैं बस अपना बाकी जीवन सामान्य तरीके से बिताना चाहती हूँ, क्या ये ठीक नहीं है? मियाँ, रने अपना सिर हिलाया, बहन, कृपया अपनी हठधर्मिता बंद करो। अतीत में तुमने एक साधक होने का दावा किया था और हम तुम्हें नहीं ढूंढ पाए थे, लेकिन अब तुमने सील तोड़ दी है। न केवल मैं, बल्कि मेरे पिता और मेरा कबीला भी इसे महसूस कर सकता है। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तुम अभी भी शांत रह सकती हो, लेकिन अगर दूसरे लोग आकर तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाते, तो ये बहुत अच्छा होगा, और वे इस युवा लड़के की हर तरह से रक्षा करेंगे। कियुमेई ने कहा, जियोफेंग आपकी मंगेतर है, और आप दोनों के बीच विवाह अनुबंध है। जिन प्र का सुंदर चेहरा उसकी आंखों को घुमाने से रोक नहीं सका। उसकी प्रतिभा वास्तव में अच्छी है, लेकिन यह अफसोस की बात है कि वह एक राक्षस साधक है जो लंबे समय तक नहीं टिकने वाला है, और भविष्य में भी उसे केवल इस निचले क्षेत्र में ही रहना है। बहन, क्या आपको लगता है कि मैं उसे पसंद करूंगी? जिन ए शियाओफोन बहुत अच्छा है, उससे शादी करना बहुत अच्छा विकल्प है, कियुमेई ने कहा। जिन ए ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया और कहा, बकवास बंद करो बहन, चलो ऐसा करते हैं, मैं उसे एक और मौका दूंगी। उसने अपने हाथ में एक सुनहरा त्रिभुज देखा। यह अनगिनत अवसरों वाली एक धन्य भूमि है। ये निचले क्षेत्र के लोगों के लिए एक महान आशीर्वाद है। उसने फिर से एक लंबी काली तलवार निकाली। इस तलवार को वध और क्लेश की दानव तलवार कहा जाता है, और यह एक दिव्य हथियार है। क्यों न मैं इसे गुफा स्वर्ग में रख दूं, और ये दानव तलवार इसे अपने स्वामी के रूप में पहचान कर उसे दे दे। इस अवसर को पाकर वह कम से कम इस निचले लोक को छोड़कर उच्च लोक में जाने के योग्य तो है, ठीक है। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने दानव संहारक क्लेश तलवार को गुफा स्वर्ग में तथा वान्यान ज्वालामुखी की दिशा में फेंक दिया। गुफा स्वर्ग का स्वर्ग ज्वालामुखी लावा में गिर गया और गायब हो गया। गुफा स्वर्ग जल्द ही खुल जाएगा,
और वह निश्चित रूप से इसमें प्रवेश करेगा। तब तक गुफा स्वर्ग के सभी संसाधन उसके हो जाएंगे। क्या ये पर्याप्त है? उसने कहा। ऐसी स्थिति में चलो चलें। यद्यपि कियू मेई जाने के लिए अनिच्छुक थी, लेकिन वह ये भी जानती थी कि उसे जाना होगा। यह मेरी अच्छी बहन है। वह मुस्कुराई, कियू मेई को शून्य में ले गई और गायब हो गई। कियू मेई ने देखा कि शून्य धीरे धीरे कम हो रहा था और परिचित दुनिया धीरे धीरे बंद हो रही थी। उसके दिल में बहुत जटिलता महसूस हो रही थी। तियानयांग, मैं शियाओफोन के साथ केवल इतनी ही दूर तक जा सकती हूँ। उसे भविष्य के लिए खुद पर ही निर्भर रहना होगा। उसने मन ही मन सोचा। जिनप्र, जो उसके बगल में था, ने अपने दिल में उपहास किया, गुफा स्वर्ग वास्तव में खुल जाएगा और अंदर के अवसर पहले आपको चुनेंगे। लेकिन ये कहना मुश्किल है कि किसे अवसर मिलेगा। आखिरकार यह एक गुफा स्वर्ग है जो राक्षसी साधकों को बाहर करता है। जहां तक राक्षस तलवार का सवाल है, हालांकि इसे इसके मालिक के रूप में मान्यता दी गई है, ये कहना मुश्किल है कि क्या आप इसे नियंत्रित कर सकते हैं। कम से कम जनजात या यहाँ तक कि झोउ युआन क्षेत्र से कोई भी इसे नहीं कर सकता है। उसने फैंग चेन को एक मौका तो दिया, लेकिन साथ ही एक गड्ढा भी खोद दिया। तुम मेरी कियूजिन र की मंगेतर बनना चाहती हो। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुम योग्य हो या नहीं। अगर तुम सच में जादुई तलवार निकाल सकती हो, तो शायद मैं इस पर विचार कर सकती हूँ। उसे जादुई तलवार पर पूरा भरोसा था और उसे विश्वास था कि फैंग चेन उसे बाहर नहीं निकाल सकता। फैंग चेन को नहीं पता था कि उसके मालिक की पत्नी हमेशा उसके साथ रहती है। इस समय वह और त्यानलाओ वानयान ज्वालामुखी के पास पहुंचते रहे। अपने हाथ में नक्शा होने से वे आसानी से उच्च स्तरीय राक्षसों के क्षेत्र से बच सकते थे, लेकिन फिर भी आपको रास्ते में कुछ निम्न स्तर के राक्षसों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आप स्वाभाविक रूप से उनसे आसानी से निपट लेंगे। फैंग चेन ने जितनी भी राक्षसी गोलियां प्राप्त की, उन्हें सुनहरे अंडे पर फेंक दिया ताकि वह जल्द से जल्द अपने खोल से बाहर आ सके। आधे दिन बाद दोनों वानयान ज्वालामुखी के बाहरी इलाके में पहुंचे। वानयान ज्वालामुखी विशाल और ऊंचा है, लेकिन ये साधारण ज्वालामुखी जैसा नहीं है। इस विशाल पर्वत पर चट्टानों के स्तंभ आकाश की ओर उठते हैं, जो घने चट्टानी जंगल के समान शानदार लगते हैं। उन दोनों को पूरा विश्वास था कि दिशा सही है और उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे उसमें कदम रख दिया। वे दोनों बहुत सतर्क थे। त्यानलाओ की दिव्य चेतना प्रकट हुई और फैंग चेन ने आत्मा दानव नेत्र का उपयोग किया। सौभाग्यवश उन्होंने जो रास्ता चुना था, उसमें उच्च स्तरीय राक्षस सबसे कम थे, इसलिए वह काफी सुरक्षित था। घने जंगल से ऊपर जाते हुए आसपास का तापमान और अधिक बढ़ता जा रहा है, लेकिन त्यानलाओ ने महान शक्ति मांगी और फैंग चेन ने शारीरिक रूप से उसकी मज्जा को धोया। यद्यपि तापमान अधिक था, लेकिन इसका उन दोनों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। सावधान, दोनों अपने रास्ते पर थे जब एक विशाल राक्षस आकाश में गुजरा। सौभाग्य से त्यानलाओ को पहले ही इसका पता चल गया और उसने फैंग चेन और अपनी आभा को छिपा लिया, इसलिए उनका पता नहीं चल सका। दोनों ने जोर से सांस छोड़ी। त्यानलाओ ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी और कहा, क्या हो रहा है? ज्वालामुखी पर उच्च स्तरीय राक्षस अचानक क्यों भाग गए? फैंग चेन ने भी थोड़ा सा भौहें सिकुड़ी। तार्किक रूप से कहें तो 5वें स्तर से ऊपर के राक्षस केवल अपने ही क्षेत्र में घूमते हैं और शायद ही कभी बाहर निकलते हैं, लेकिन अब 5वें स्तर के राक्षस पूरे आसमान में उड़ रहे हैं, जिन्हें देखकर लोग डर जाते हैं। हम जितनी जल्दी हो सके क्रेटर में प्रवेश करेंगे। मुझे हमेशा लगता है कि कुछ होने वाला है, फैंग चेन ने कहा।